नमस्कार। चार बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। आपको बता देते हैं आज वो कौन सी होंगी चार बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर होगी यूपी चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात मिशन पर हैं। आज गुजरात में मोदी एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो करेंगे। खेल महाकुंभ 2022 का करेंगे उद्घाटन। और दूसरी बड़ी खबर होगी यूपी चुनाव नतीजों को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम योगी स्वतंत्र देव सिंह होंगे शामिल। आगामी रणनीति पर होगा मंथन। और तीसरी बड़ी खबर होगी यूपी में सपा की हार, सपा अध्यक्ष का फॉर्मूला हुआ फेल, वोट प्रतिशत और सीटें बढ़ी। आपको बताएंगे क्या बोले हार के बाद अखिलेश यादव। और चौथी बड़ी खबर होगी मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र का 5वां दिन आज। सत्र से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। विपक्ष ने किसानों के मुद्दे पर लगाया ध्यानाकर्षण, बजट पर भी चर्चा। चलिए अब शुरू करते हैं विस्तार से बड़ी खबरों का सिलसिला। पहली बड़ी खबर विस्तार से, विधानसभा चुनाव के नतीजों के अगले ही दिन यानी आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन करेंगे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी ने आगामी राज्यों में विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका आगाज आज पीएम मोदी गुजरात से करने जा रहे हैं। पीएम मोदी यहां 4 किलोमीटर लंबा रोड शो करने जा रहे हैं। पीएम मोदी अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में राजभवन से खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन करेंगे। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर आज जा रहे हैं, जहां वो खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन करेंगे। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी ने आगामी राज्यों में विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका आगाज आज पीएम मोदी गुजरात से करने जा रहे हैं। पीएम मोदी यहां 4 किलोमीटर लंबा रोड शो करने जा रहे हैं। पीएम मोदी अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में राजभवन से खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी से। अखिल, जिस तरह से 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बना ली है, बहुमत मिल चुका है, और अब ऐसा अक्सर माना जाता है, ऐसा अक्सर विपक्ष पार्टी भी कहती है कि जो बीजेपी है अक्सर वो सिर्फ चुनाव मोड में रहती है। और बीजेपी भी खुद कहती है कि हां, हम भी चुनाव मोड में रहते हैं, राजनीतिक पार्टी है, हमारा काम है चुनाव जीतना, चुनाव जीतेंगे तो जनता की सेवा करेंगे। अभी कल ही रिजल्ट आया है, 5 में से 4 राज्य बीजेपी के खाते में जा रहे हैं, और आज से ही अब जो अगले आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर अब तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में होंगे और आज एक खेल महाकुंभ का शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कह चुके हैं कि हम हर एक दिन चुनाव में रहते हैं। निश्चित तौर पे अब उत्तर प्रदेश के सहित 4 राज्यों में जिस तरह भाजपा की जीत हुई है, उसके बाद मिशन गुजरात पर पीएम मोदी लग गए। अहमदाबाद में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कहीं ना कहीं जब कहीं सफलता मिलती है तो उसको लेकर तुरंत भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती भी है। हालांकि देखिए, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में जिस तरह भाजपा की जीत है, उसके बाद आज प्रधानमंत्री मिशन गुजरात पर रहेंगे। गुजरात पे वो एक भव्य रोड शो करने जा रहे हैं, जिससे 4 लाख लोग शामिल होंगे। इसकी संभावना भी है। और इस रोड शो के साथ ही गुजरात में भाजपा के चुनाव प्रचार की शुरुआत भी माना जा रहा है। मतलब अभी चुनाव है, उससे पहले ही चुनाव की शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि देखिए, अहमदाबाद एयरपोर्ट 10 बजे वो पहुंचेंगे। रोड शो में के लिए जरिए भाजपा मुख्यालय पे कमकल जो पहुंचेंगे, वहां पर पीएम मोदी 9 किलोमीटर का फासला है, जबकि 1 घंटे में तय करेंगे। हालांकि रोड शो के रास्ते में भगवामय पूरी तरीके से गुजरात को कर दिया गया है और बड़े बड़े पोस्टर, बैनर, होर्डिंग भी लगाए गए हैं। इसके साथ अगर बात करें तो कमल जो पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजरात भारतीय जनता पार्टी के जो सभी संगठन मंत्री हैं, नेता है, सांसद हैं, विधायक है, उनके साथ मिलकर मिशन गुजरात की रणनीति की विचार विमर्श करेंगे। और साथ ही शाम को पंचायत सम्मेलन जो है उसमें भी शामिल होंगे। तो अब देखिए कि ये अभी 5 राज्यों जिस तरह हुए हैं, 4 राज्यों में चुनाव, उसमें जीत मिली है। तो अब उस जीत को गुजरात में, क्योंकि उनका घर भी गुजरात है, तो ऐसे में समझ आ रहा है कि गुजरात को गुजरात मॉडल दिखाकर वो देश में आए, प्रधानमंत्री बने हैं। तो पूरी तरीके से जो फोकस है वो अब गुजरात में किया जाएगा।
हालांकि अमित शाह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, क्योंकि वो भी वही के निवासी हैं और कहीं ना कहीं पूरा फोकस गुजरात में रहता है। एक सेंटर गुजरात को बनाया गया है देश भर के लिए। तो ऐसे में अब देखिए, प्रधानमंत्री जिस तरह 4 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें चाहे उत्तराखंड को देखिए, गोवा देखिए, मणिपुर देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए। हालांकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रिपीट हुई है, लेकिन गोवा मणिपुर में देखिए कि कितना कम सीटें रही हैं। उसके बाद सरकार चलाने के बाद चलाने के बाद यानी कि काम उन्होंने दिखाया है। काम दिखाने के बाद फिर से वहां पर गोवा और मणिपुर की जनता ने उन्हें सराहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाएगी कि अब कहीं ना कहीं जो गुजरात है, गुजरात को भी वापस पाया जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जिसका गढ़ होता है और वहां से वो हार जाता है तो उसका मैसेज बहुत खराब जाता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं चाहते कोई लापरवाही हो गुजरात मॉडल को लेकर, और गुजरात को लेकर पूरी चुनाव को फिर से साधा जाए, फिर से वापस। बिल्कुल, क्योंकि अखिल गुजरात ही ऐसा राज्य है, गुजरात का जो मॉडल है, गुजरात से ही इबारत लिखी गई थी 2014 के लोकसभा चुनाव की जीत की। क्योंकि 2014 में जो एक मुद्दा छाया हुआ था, वो छाया हुआ था गुजरात मॉडल। लेकिन लगातार पिछले 4 बार से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, तो 5वीं बार फिर से बीजेपी की सरकार बनना एक आसान काम नहीं है। क्योंकि पिछले बार बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर थी, सीटों का भी फासला ज्यादा नहीं था। क्योंकि अगर बाकी राज्य जीत जाए, लेकिन अगर गुजरात बीजेपी हारती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष के पास सीधे मौका मिलता है प्रधानमंत्री को टारगेट करने का और बीजेपी को टारगेट करने का कि आप तो गुजरात मॉडल की बात करते थे और अपने गृह राज्य में ही आप हार गए हो। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो सीरियसनेस है यहां पर दिखाई दे रही है कि कल ही मतगणना खत्म हुई, 5 में से 4 राज्य बीजेपी के खाते में आए हैं। एक तरफ कांग्रेस जहां पिछले कई महीनों से, 1 साल से ज्यादा हो गए, अपना फुल टाइम अध्यक्ष अभी तक बना नहीं पाई है। वहीं दूसरी तरफ कल मतगणना हुई, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अगले मिशन में लग गए। निश्चित तौर पे देखिए, अगर उत्तर प्रदेश हार जाती बीजेपी तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ता पूरे देश भर में। क्योंकि राम मंदिर बनाने के बाद अगर उत्तर प्रदेश हारता बीजेपी तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। इसे पूरी ताकत देखिए, प्रधानमंत्री ने पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक घेरा डाला, रोड शो किए, जनसभाएं की और टारगेट किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब वो गुजरात के दौरे पे है। गुजरात में देखिए, दूसरे दिन भी अगर दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन 2 दिवसीय दौरे पर वहाँ पे रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित भी करेंगे। गुजरात सरकार से खेल महाकुंभ की शुरुआत भी करेंगे। इस दौरान वो अपने गुजरात से जाकर अपनी माँ घर जाएंगे और अपनी माँ से मुलाकात भी करेंगे, आशीर्वाद भी लेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा जो गुजरात मॉडल है उसको लेकर देश में 2012 में जिसमें 2014 में सरकार बनाई, उसको लेकर कहीं ना कहीं गुजरात को लेकर पूरी तरीके से प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति अमित शाह, जेपी नड्डा, ये तमाम लोग वहां पर लगे रहेंगे। अगर गुजरात वाकई आपने कहा कि अगर गुजरात हार गए तो बहुत दिक्कतों का सामना पूरे देश में करना पड़ेगा कि गुजरात मॉडल नहीं थे। तो विपक्ष को मुद्दा न बिना दिए कहीं ना कहीं पूरी ताकत फिर से उस चुनाव में झोंक रहे हैं। हालांकि देखिए, अभी चुनाव संपन्न हुआ, ये भी एक बड़ी बात है और आज बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश की वहां पर होगी और उसके बाद वो गुजरात निकलेंगे। तो देखिए, एक एक पल बड़ा कीमती है और वहाँ पे बैठक भी करेंगे, मुलाकात करने के बाद गुजरात जाएंगे। गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करने के लिए पूरी उसने प्रचार प्रसार किया है और उसी को दम पर फिर से अपनी चुनाव की तैयारी में बिल्कुल। तो अखिल, वही जो मॉडल है उसको अब उसको बचाने के लिए फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम मैदान में कूद गई है। क्योंकि इसके बाद गुजरात के चुनाव है और बिल्कुल भी बीजेपी नहीं चाहते कि गुजरात में जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी की पिछले बार कांटे की टक्कर थी, कुछ सीटों का फासला था, इस बार कुछ फेरबदल हो। अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम मोदी अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में राजभवन से खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन भी करेंगे। हेलो हेलो हेलो। आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। दिल्ली में बीजेपी का महामंथन, स्वतंत्र देव, असीम बेबी रानी, राजेश्वर बन सकते हैं मंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गठित होने वाली भाजपा की नई सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों पर दिल्ली में मोहर लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित अन्य नेता आज दिल्ली जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं और आरएसएस के बीच यूपी में भाजपा की नई सरकार के गठन को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल के नए सदस्यों के नामों पर भाजपा और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों की सहमति से ही मुहर लगेगी। योगी सरकार 2 में उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या नहीं, इसका निर्णय भी दिल्ली में ही होगा। योगी सरकार के नए मंत्रिमंडल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह,
आगरा ग्रामीण से नवनिर्वाचित विधायक और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को उप मुख्यमंत्री पद जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। तो आज दिल्ली में बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में प्रचंड बहुमत जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मिला, उसके बाद आज की रणनीति बनाई जाएगी कि कौन कौन मंत्रिमंडल में हो सकता है और इस सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री पिछले सरकार की तरह बनाए जाएंगे कि नहीं, इस पर भी विचार होगा, इस पर भी मंथन होगा। और हमारे साथ बने हुए यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी। अखिल, जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला उत्तर प्रदेश में, अब उसके बाद तमाम तरह की चीजें हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहले से ज्यादा और पावरफुल हो गए हैं। तो पिछले बार तो कुछ चीजें ऐसी थी मंत्रिमंडल में कि केंद्र से ज्यादातर तय हुई थी, लेकिन मुझे लगता है इस बार जितना मैं समझता हूं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ फिर से दोबारा सरकार में आ रहे हैं, फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो ताकत उनके हाथ में ज्यादा होगी। तो आज मीटिंग जरूर है, लेकिन डिसाइड आपको क्या लगता है, केंद्रीय नेतृत्व का ज्यादा इसमें हिस्सेदारी होगी या योगी आदित्यनाथ ही सब कुछ तय करेंगे कि किसको मंत्रिमंडल में जगह देनी है, किसको नहीं देनी है? देखिए, निश्चित तौर पर आज मंथन होगी और उत्तर प्रदेश में भाजपा को प्रचंड जीत के बाद ये आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक दिल्ली में मानी जा रही है। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे भी चुनाव यहाँ पर हुआ है। अलग अलग कयास लगाए जा रहे, अलग अलग चर्चे हैं कि अगर सरकार नहीं आएगी, अगर सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे, तो डिप्टी सीएम नहीं होंगे, चेहरा दूसरा होगा। तो तमाम चीजों को लेकर चुनाव भर में चर्चा बनी रही है। हालांकि जीत के बाद कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत योगी आदित्यनाथ को मिला दोबारा, और उन्होंने कई मैसेज को तोड़ा भी है, कई अंधविश्वास को तोड़ा, कई इतिहास को तोड़ा, या नोएडा को लेकर हो, चाहे दोबारा सत्ता में आना या दोबारा मुख्यमंत्री 5 साल बने रहना और दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए जाना। तो ये निश्चित तौर पर कई इतिहास को उन्होंने दोहराया है। तो ऐसे में 37 साल के बाद ये हुआ कि बीजेपी एक तो सरकार दोबारा आई 5 साल के बाद, 2.5 साल के 2 मुख्यमंत्री होते थे, बीजेपी में 5 साल उन्होंने पूरा किया, नोएडा का विश्वास हुआ। तो तमाम चीजों को लेकर उनके पास प्लस पॉइंट है। तो ऐसे में माना ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री यही बने रहेंगे। हालांकि भी मंथन होगा, क्योंकि दिल्ली में बुलाया गया सभी को, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम लोग वहाँ पर शामिल भी होंगे। दोनों डिप्टी सीएम को बुलाया गया है, सुनील बंसल जो संगठन मंत्री है, इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है, वहाँ पर मंथन होगी। हालांकि माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जरूर फेरबदल होगा, कई मंत्री हारे भी है। तो ऐसे में जो मंत्री जीते, जो दूसरे विधायक जीते, जो मजबूत है, जो बड़ी संख्या से जीते हैं वोटर से, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं चिंतन मंथन होगा, किसको नई तरीके से मंत्री बनाया जाए, किस जो अब ये भी चिंतन होगा मंथन कि कौन सा वोट किस वर्ग का नहीं मिला है या किसका कम मिला है, तो उसको साधने के लिए उनको मंत्रिमंडल में उसके बीच के चेहरे को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। हालांकि केंद्र की जब केंद्र सरकार की बात करें, केंद्र में 7 मंत्री उत्तर प्रदेश में ओबीसी के दिए, तो उन चेहरों का फायदा भी मिला है। तो ऐसे में बीजेपी इस चीज की भी मेंशन करेगी कि जो 325 सीटें, 21 सीटें कम हुई है, हालांकि जो सीटें कम हुई है 50 सीटें, वो 50 सीटों में कौन से चेहरे बाहर गए हैं, तो उसका भी चिंतन मंथन होगा। तो तमाम चीजों को लेकर आज चिंतन मंथन। बिल्कुल अखिल, और ये भी देखना होगा कि जिस तरह से बीजेपी को अपने दम पर ही पूर्ण बहुमत मिला है, बहुमत से कई ज्यादा सीटें मिली, लेकिन जो उनके साथ गठबंधन में पार्टी थी उनको भी कितने हिस्सेदारी दी जाती है। निषाद पार्टी उनके साथ थी, अपना दल उनके साथ थी, देखना होगा कि उनकी भी कितनी हिस्सेदारी होती है, कैसे उनको अपने इस सरकार में उनके मंत्रियों को, उनके नेताओं को शामिल करते हैं। अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज बड़ी बैठक होगी, इस बैठक में मंत्रिमंडल को लेकर तय होगा, एक फॉर्मूला तैयार होगा कि आखिर कौन कौन से नेता, कौन कौन से विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि सभी को खुश करने की कोशिश की जाए, सभी कास्ट की तरफ से एक प्रतिनिधि यहां पर मिले, कोशिश की जाएगी, और जो उनके साथ गठबंधन में पार्टी है उनके नेताओं को भी, उनके विधायकों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसी को लेकर आज बड़ी बैठक होगी दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अखिलेश फॉर्मूला फिर फेल, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष का फॉर्मूला एक बार फिर कामयाबी नहीं दिला सका है। हालांकि पार्टी की सीटों में 2 गुना इजाफा हुआ है और वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। समाजवादी पार्टी को 2017 के 21.82% के मुकाबले इस बार उससे कहीं अधिक 32.03% वोट मिले हैं और 111 सीटें जीती हैं। उसने राज्य में प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। वहीं हार के बाद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर उन लोगों का धन्यवाद दिया है जिन्होंने पार्टी के वोट प्रतिशत और सीटों को बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को भी घटाया जा सकता है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुना व मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया है कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है।
भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भ्रम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अविरल अग्निहोत्री से। अविरल, जिस तरह से मतगणना से पहले जब चुनाव चल रहा था, एक के बाद एक चरण के चुनाव चल रहे थे, तमाम दावे किए जा रहे थे अखिलेश यादव की तरफ से, और हमने देखा इनकी रैली में, जनसभा में भारी भीड़ भी उमड़ रही थी। तो ऐसा लग रहा था, और जिस तरह से दावे किए जा रहे थे अखिलेश यादव की तरफ से कि इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार जरूर बदलेगी, इस तरह के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। लेकिन जो अखिलेश यादव का जो फॉर्मूला था, बीजेपी के कई बड़े नेताओं को, जो उसमें मंत्री भी थे, उनको भी अपनी पार्टी में लेकर आ गए। ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन कर लिया, आरएलडी से गठबंधन कर लिया, लेकिन ये सारे फॉर्मूले फेल हो गए। हाँ, वोट परसेंटेज बढ़ा है, सीटें बढ़ी हैं, लेकिन पर भी बहुमत से बहुत दूर रह गए। और बीजेपी और सपा के अगर सीटों की बात करें तो अच्छा खासा फासला है। जी भागीरथ, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बार एकदम चौंकाने वाली रही है। आप ये समझिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अपने 5 साल के दौरान कार्यकाल जो जनता को गिनाया, जनता को बताया कि किस तरीके से उन्होंने जनता के हित के लिए काम किया है, जनता को सुरक्षित किया है, उत्तर प्रदेश का समग्र विकास किया है, ये सब मुद्दे जो रहे साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के, और उधर अखिलेश यादव ने जितनी मेहनत करी थी, साफ तौर पर अखिलेश यादव ने भी जनता को ये बताने का काम किया था कि हमारी जब सरकार थी तो हमने किस तरीके के विकास किए थे। हालांकि इस बार की राजनीति में ये दिलचस्प रहा कि जो राजनीतिक पंडित रहे वो कहीं ना कहीं फेल नजर आए। वो आकलन नहीं कर पा रहे थे कि आखिर वास्तव में होने वाला क्या है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव अपनी जनसभाओं में जो भीड़ देखते थे और जनता भीड़ देखकर उत्साहित होती थी, उनके समर्थक उत्साहित होते थे कि यही लग रहा था कि अब सत्ता परिवर्तन हो सकता है। वहीं योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से उनका कामकाज रहा, राम मंदिर रहा का मुद्दा रहा और विश्वनाथ कॉरिडोर का मुद्दा रहा, साफ तौर पर राशन रहा, कोरोना के दौरान जो मैनेजमेंट रहा, वो सारी चीजें, महिलाओं की सुरक्षा, इस पर योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आए। सीधे तौर पर ये समझिए आप कि 274 सीटें जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी, तो अब ये आप समझिए कि जो राजनीतिक पंडितों का जो आकलन था कि कहीं ना कहीं परिवर्तन हो सकता है या नहीं, वो जानकारी हासिल नहीं हो पा रही थी कि होने वाला क्या है। तो लेकिन जब नतीजे और रुझान आने शुरू हुए तो आप ये समझिए कि जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई तो बीजेपी ने एक लंबी बढ़त बनाना शुरू कर दिया था कल से ही। तो जैसे जैसे बीजेपी की बढ़त बढ़ती। अविरल, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में अभी कई सालों से, 35 सालों से ज्यादा से सरकार अक्सर बदलती थी। एक 10-20 सेकंड में आप जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा 5 साल के बाद फिर से 5 साल विपक्ष में रहना, इंतजार करना अगले चुनाव का। बिल्कुल, आप ये समझिए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने तैयारी की थी तो उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है, उनकी सीटें बढ़ी हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, उनकी सीटें कम की जा सकती है, उनका घमंड तोड़ा जा सकता है, ये लगातार कहते रहे। और हालांकि अखिलेश यादव ने पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक जो गठबंधन किया था वो भी कहीं ना कहीं फेल तो नजर आया ही, लेकिन उनकी सीटें बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आई। बिल्कुल अविरल, जो गठबंधन किया था, सीटें बढ़ी तो हैं लेकिन सीटें बहुमत से बहुत पीछे रह गई। और वाकई इस वक्त अब अखिलेश यादव के लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई सालों से 5 साल के बाद सरकार बदली है और अब 5 साल फिर से अखिलेश यादव को और इंतजार करना पड़ेगा अगले चुनाव के लिए। और उस वक्त भी क्या नतीजे होंगे ये तो वक्त बताएगा। अविरल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन आज सदन में किसानों को ओलावृष्टि राहत राशि वितरण में अनियमितता का मामला गूंजेगा, साथ ही बजट पर चर्चा की जाएगी। वहीं सत्र से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, जिसमें सीएम शिवराज शामिल होंगे। एमपी विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। आज भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने के आसार हैं। आज सदन में किसानों को ओलावृष्टि राहत राशि वितरण में अनियमितता का मामला गूंजेगा। कांग्रेस पार्टी के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह, सतीश तिकरवार, सुरेश राज ने ओलावृष्टि क्षतिपूर्ति वितरण में अनियमितता होने को लेकर ध्यानाकर्षण लगाया। तो वहीं भाजपा विधायक आशीष शर्मा अपनी सरकार के राजस्व मंत्री का मूलभूत सुविधाओं के बावजूद उद्योग न लगने को लेकर उन्होंने ध्यान आकर्षण लगाया।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा के पास है। विवेक, आज 5वां दिन है मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का, क्या कुछ होगा विस्तार से बताएं आज की इस कार्यवाही में। बिल्कुल भागीरथ, मध्य प्रदेश विधानसभा का आज 5वां दिन है और 5वां दिन भी ऐसा लग रहा है कि हंगामे के बीच में गुजरेगा, क्योंकि बात की जाए किसानों की तो किसानों की जो फसल है वो बिन मौसम बरसात के कारण और ओलावृष्टि के कारण जो खराब हुई थी, तो उसके मुआवजे को लेकर लगातार विपक्ष प्रदेश सरकार पर हमलावर है। और बात की जाए सदन की, तो सदन की कार्यवाही के दौरान पिछले बीते दिनों में भी देखने को मिला है कि ओलावृष्टि से जो किसानों की जो फसल खराब हुई है उसको लेकर विपक्ष ने लगातार प्रदेश सरकार को घेरा है और प्रदेश सरकार से प्रश्न किया है कि कब तक जो ओलावृष्टि से जो किसानों की फसल जो खराब हुई है उनको मुआवजा कब तक मिल पाएगा। क्योंकि बात की जाए अभी की, तो बीते 3 महीने पहले जो किसानों की जो फसलें जो खराब हुई थी ओलावृष्टि के कारण, उनको अभी तक जो मुआवजा है वो नहीं मिल पाया है। क्योंकि 2021 की बात करें और 20 की बात की जाए तो ऐसे किसान हैं जिनकी फसल ओलावृष्टि के कारण खराब हो गई थी, उनको अभी मुआवजा मिला है बीते कुछ महीनों पहले, तो जिसके चलते लगातार विपक्ष हमलावर है। और बात की जाए आज की, तो आज 5वां दिन है, आज भी लग रहा है कि जो सदन की जो कार्यवाही है, विधानसभा का जो सदन है वो कहीं ना कहीं हंगामे के बीच में गुजरता हुआ नजर आएगा। क्योंकि बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो बीते कुछ दिन पहले लगातार जो विपक्ष है वो किसान के मुद्दे और बेरोजगारी के मुद्दे, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह से बजट में मध्य प्रदेश की सरकार ने 1,72,000 करोड़ का उसमें प्रावधान किया है किसानों के लिए, उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष चाहती है कि जितना हो सके किसानों के मुद्दे उठाए और ताकि विपक्ष भी ये बता सके कि वो भी किसानों की हितैषी है। इसलिए जैसा आपने बताया कि आज किसानों के मुद्दे और ज्यादा प्रमुखता से विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे। भागीरथ, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का जो बजट है वो पेश किया गया, उसमें किसानों को लेकर तमाम योजनाएं हैं और किसानों के लिए एक बड़ा बजट भी जारी किया गया है। क्योंकि प्रदेश सरकार चाहती है कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो पूरी तरह फोकस करके रखे किसान वोटरों को, जिसके चलते इस बार का जो बजट जो आया है वो किसान पर पूरा फोकस है और किसान को कहीं ना कहीं लाभ देने लायक इस बार का बजट है। मगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष किसी प्रकार के मुद्दों को हाथ से नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और दोनों ही राजनीतिक दल लगातार तमाम कोशिश कर रही है, छोड़ना नहीं चाहती। वो हर उस प्रमुख मुद्दे को जिससे सीधे जनता से सरोकार होता है उसको वो सदन में उठाएगी, विधानसभा में उठाएगी और विपक्ष का काम है उसको बिल्कुल उठाना चाहिए। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज विधानसभा में किसानों को ओलावृष्टि राहत राशि वितरण में अनियमितता का मामला गूंजेगा और विपक्ष की तरफ से फिर से और इस सदन में तमाम तरह के मुद्दे उठाए जाएंगे और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आज भी सदन विधानसभा की कार्यवाही हंगामेदार रहेगी। इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।